हेलो स्टूडेंट्स, हमने फ्यूल्स के बारे में तो लगभग सब कुछ देख लिया। अब फ्यूल्स से एनर्जी हम किस तरह से प्रोड्यूस करवाते हैं उसके बारे में हम एक चीज़ देखते हैं। चलो देखते हैं यार होता क्या है उसमें। अब सबसे पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थर्मल पावर प्लांट मेन यही है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि मतलब ये मेन चीज़ है। थर्मल पावर प्लांट आर द मेजर पावर प्लांट दैट प्रोवाइड्स अराउंड 60 to 70% इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ द नेशन। हमारे नेशन का जो है 60 से 70% पावर सप्लाई कौन देखता है? थर्मल पावर प्लांट्स के जिम्मे है। यानी कि हर स्टेट में करीब करीब 6-7 थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो पूरे स्टेट का जो पावर लेवल है वो मेंटेन करने की जिम्मा रखते हैं। और बाकी क्योंकि ये दिस इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल भी है, इसीलिए पहले सेटअप हो गए थे काफ़ी और अभी भी चल रहे हैं और चीप है क्योंकि बिकॉज फ्यूल इज यूज्ड है। व्हाट इज द फ्यूल यूज्ड हियर? द फ्यूल दैट इज यूज्ड हियर इज द कोल। अब यहाँ पे हम कोल यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे कोल यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, कोल का यूज हो रहा है। तो ये चीपेस्ट है क्योंकि कोल काफी चीप फ्यूल है, तो ये सबसे चीपेस्ट थर्मल पावर प्लांट हो जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या हो जाता है भाई, सबसे चीप हो जाते हैं कन्वेंशनल फॉर अ मास पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मास पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि भैया सबको तुम्हारे घरों तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही ना वो यही सप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, वो छोटी मोटी चीज़ें, यानी कि अगर कोई छोटा सा गांव हो गया वहाँ पे अगर पंखा और लाइट जलाने लायक पावर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, अभी उनका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हुआ है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हाँ हालांकि काफ़ी अच्छे हैं, बट वो भी अभी फुल फ्लेश तरीके से काम नहीं कर सकते, अभी उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पावर प्लांट है वो कौन सा है? थर्मल पावर प्लांट। अब उसमें होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे भरा हुआ है देखो पानी, इसको हम कहते हैं बॉयलर। एक कंटेनर होता है, कास्ट आयरन का एक कंटेनर होता है, वी कॉल इट द बॉयलर। बॉयलर में भरा होता है पानी और पानी के नीचे होता है भाई, उसके नीचे हम एक सेक्शन होता है जिसमें हम भर देते हैं कोल। और कोल किसके अंदर होता है? कोल होता है भाई इनसाइड द फर्नेस। ये पूरी फर्नेस है, फर्नेस के अंदर कोल है, कोल के ऊपर वाटर है। तो व्हाट विल हैपन इज व्हेन वी हीट द कोल और प्रोवाइड fire to the coal will burn and the heat will be produced that will heat up the water and water will rise up as steam। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टीम जो है काफी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी। अब ये स्टीम जो है काफी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी। अब ये स्टीम अगर काफी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी तो व्हाट विल इट विल डू? इट विल रोटेट द टरबाइन। इट विल रोटेट द टरबाइन, और टरबाइन को रोटेट कर देगी। और टरबाइन के रोटेशन से क्या होगा? द टरबाइन इज देन कपल्ड टू अ जनरेटर। द टरबाइन इज कपल्ड टू अ generator, so the steam which is moving in high velocity, because steam has very much power, it moves in high velocity, kinetic energy of steam is very much, काफी ज्यादा होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है टरबाइन को मूव कर देगी, और टरबाइन के मूव होने से क्या होगा, ये जो कपल्ड है जो जनरेटर, उसके शाफ्ट्स भी मूव करेंगे, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, विल बी देयर इन द जनरेटर, शाफ्ट्स विल मूव एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी will be converted to electrical energy by the generator and through these transmission lines। क्या है ये? through these transmission lines, इन ट्रांसमिशन लाइंस से जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर घर तक पहुंचा देंगे। ये कहां से निकल रही है? ये निकल रही है भाई जनरेटर से। अब ये जनरेटर से निकल रही है, ट्रांसमिशन लाइन से जो है दूर दूर तक घरों में एनर्जी ये पहुंचा देंगी। अब ये घरों में दूर दूर तक एनर्जी पहुंचा देंगी कहाँ से? ट्रांसमिशन लाइन से, जो कहाँ से जा रही है? जनरेटर से, जहाँ से एनर्जी कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है। और ये क्या है? टरबाइन, जिससे कपल्ड है जनरेटर। और यहाँ क्या बर्न हो रहा था भाई फर्नेस में? कोल। और ये क्या ट्रेवल कर रही है? स्टीम। अब इसके बाद जो स्टीम बच जाती ना, उस स्टीम को हम दोबारा इधर ले लेते हैं ताकि उसे हम कम हीट करना पड़े। अब यहाँ पे कम हीट करके ही हम उसको दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं ना उस स्टीम को। स्टीम तो भाई स्टीम है, उसको कम में यूज करके हम फटाफट यूटिलाइज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो इस तरह से ये स्टीम भी काम करती है।
तो यहाँ देखो हुआ क्या, फर्नेस हमने कोल हीट किया, कोल ने ऊपर रखा, पानी हीट किया, पानी हीट स्टीम बना, स्टीम ने टरबाइन घुमाया, टरबाइन से कपल्ड था जनरेटर, जनरेटर के शाफ्ट मूव हुए और मैकेनिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड टू electrical energy and that electrical energy was transmitted out to homes by the generator and then turbine, जो कि टरबाइन से जो बची कुछ स्टीम थी वो वापस बॉयलर में आ गई और वो हीट हो गई। फिर अब बॉयलर और फर्नेस है भाई, हो गया, समझ आ गया यहाँ पे। तो इतना ही सही काम है थर्मल पावर प्लांट का, जो कि क्या है, एक कोल बेस्ड पावर प्लांट। इसको कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं, स्टीम पावर प्लांट। क्या बोलते हैं भाई, स्टीम पावर प्लांट। तो यहाँ पे क्या हमारे पास देखो किस चीज की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी पहले हमने क्या किया, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी का यूज किया। अब यहाँ पे हम बेसिक काम क्या कर रहे हैं, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होता है, सपोज हमने डैम्स में पानी को स्टोर कर लिया, डैम में एक पानी को हमने स्टोर कर लिया और फिर एक टरबाइन लगा दी। यहाँ पे क्या लगा दी भाई, एक टरबाइन। एक रिजर्वोयर में जनरली डैम्स होते हैं, तो डैम्स में पानी को स्टोर कर लिया और फिर इसको, तो हमने क्या किया, डैम्स में पानी को स्टोर कर लिया, रिजर्वोयर्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर पानी को क्या करते हैं ना, हायर ऑल्टीट्यूड से हम गिराते हैं। हम हायर ऑल्टीट्यूड से इस पानी को यहाँ पे गिरा देते हैं। तो पानी जब गिरता है, हायर ऑल्टीट्यूड से पानी गिरता है झम 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 झम, तो क्या होता है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी और वो फ्लो कर रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना, बाय वर्च्यू ऑफ हाइट। वो क्या करेगी, पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगी। सो that potential energy now gets converted to kinetic energy and that kinetic energy is responsible for rotating the turbine. That turbine again is coupled to a generator, then generator shaft rotates and the mechanical energy gets converted to the electrical energy. मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। क्या हुआ यहाँ पे देखो, टरबाइन है, पानी आया हाइट से, एक वेलोसिटी से यहाँ फ्लो करेगा, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करेगा जो कि कपल्ड जनरेटर से, जनरेटर की शाफ्ट्स मूव करेंगी एंड द मैकेनिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेड टू होम्स बाय दीज इलेक्ट्रिकल वायर्स। वही चीज है बेसिकली जो हो रही थी कि टरबाइन से कनेक्टेड है जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द होम्स। आई समझ में, आगे देखते हैं। हम एक बार चलो बात कर लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के एडवांटेजेस की। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, सोच के देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग वाटर, दैट इज एन अबंडेंस, अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर। सो बट व्हाट इज वाटर, अबंडेंस में है और ये क्या हो गया, इस तरह से एक रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी भाई, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और यही चीज डिसएडवांटेज है थर्मल पावर प्लांट के लिए कि वो क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स को यूज करता है, डेट इज कोल। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये पोल्यूशन फ्री है, दैट इज देयर इज नो पोल्यूशन इन्वॉल्व इन हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन में कोई पोल्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता। अब ये जो पोल्यूशन फ्री वाटर है इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज कर लेते हैं भाई, तो ये पोल्यूशन फ्री हो जाता है। बट कोल वहां पे यूज कर रहे हैं, वो स्मोक तो देता है, वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से पोल्यूशन ही कर रहा है। तो अब वो जो पोल्यूशन कर रहा है कोल, वो चीज कहां यहां टैकल हो पाती है, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी अपनी है भाई, डिसएडवांटेजेस भी अपनी है। सबसे पहला तो इट नीड्स अ ह्यूज लैंड, ह्यूज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं देखने को तो कॉस्टली, इट इज वेरी मच कॉस्टली, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा क्योंकि जमीन देखनी पड़ती है, डैम्स बिल्ड करने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका थोड़ा ज्यादा है। और इट अफेक्ट्स
plants and animals of the region. यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लांट्स और एनिमल्स जो है रीजन के जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है उस रीजन के इफेक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो दो है एक तरह से डिसएडवांटेजेस है इस चीज के. किस चीज के? हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी के डिसएडवांटेजेस है क्या? इट अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड व्हाट एनिमल्स ऑफ द रीजन, और कॉस्टली काफी पड़ता है. बट एडवांटेजेस क्या है? रिन्यूएबल सोर्स एंड इट इज पॉल्यूशन फ्री. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव टू डिस्कस, दैट इज व्हाट? विंड एनर्जी. क्या है वो? विंड एनर्जी है. तो अब अगली जो एनर्जी हमारे पास वो क्या है? इट इज विंड इज ऑल्सो व्हाट? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो एडवांटेजेस क्या हो गए भाई? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, पोल्यूशन नहीं हो रहा विंड एनर्जी से. अब विंड एनर्जी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है बताओ? विंड मिल. अब विंड मिल कैसी होती है देखो. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. wind is coming from here. Wind is formed when there is a creation of a low pressure region and a high pressure region. So wind flows to maintain the pressure from the high pressure area to the low pressure area. So now when the wind is moving, we can make out a exact place where wind moves at its maximum speed. तो अब वो जहां विंड उस तरह से मूव कर रही है तो वहां पर मैं क्या लगा दूं यार? एक विंड मिल लगा दूं. Now windmill will do what? It will contain a shaft or a direct electrical fan blade. एक big blade लगी रहेगी और वो blade जो है wind के आने से उसके flaps घूमेंगे. Now the flaps will rotate as well as the shafts will rotate, and that shaft is directly coupled to the generator. Shaft is coupled to the generator, and since shaft will move, the coupled generator will also move. Shafts of generator will move, and the mechanical energy then again will be converted to electrical energy, and it will be supplied through these wires, and this is what a windmill. अब थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने तीनों जगह एक चीज नोटिस की, दैट बेसिक काम क्या हो रहा है, दैट द शाफ्ट्स ऑफ जनरेटर्स आर मूविंग एंड those shafts make the blades of generator move, and the mechanical energy is converted to electrical energy by the generator. So this is the basic thing that is going on. And advantages again, what? It requires a large area. Advantages are what? Pollution free है, और क्या बोलते हैं, बस एक चीज तो क्या है, मेन चीज क्या है? The wind energy is pollution free. And next it is what? अगेन विंड इज ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. हवा चलनी कभी बंद हो रही है क्या? नहीं हो रही ना. एंड देन अगेन वी हैव द सेम डिसएडवांटेजेस, दैट कि विंड एनर्जी डिसएडवांटेज क्या है भाई? इट रिक्वायर्स अ लार्ज sum of money, that is it is very costly. It is very much costly. Wind energy is very much costly, और उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है. विंड एनर्जी का काम खत्म हो जाता है. पर यहाँ पे एक चीज है कि विंड मिल्स जो है ना, पर विंड मिल जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है ना, वो काफी कम होती है. बिकॉज हमने वहां लगा के छोड़ दी, हमें नहीं पता कि हवा कब चलेगी, कितनी चलेगी. बिकॉज दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स एंड दोज आर वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते ना, कि हवा कितनी चल रही है, हवा कब चल रही है, हम उसके बारे में बात कर ही नहीं पाते. तो विंड कब चलेगी, कब नहीं चलेगी. सो वी कांट गेट अ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट, और वी कांट फोरकास्ट दैट वी कैन गेट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वी कैन गेट दिस अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द विंड मिल्स. और पर विंडमिल जो कन्वर्जन एनर्जी का वो भी काफी कम होता है. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर लार्जर एरिया टू सेट अप सेवरल विंडमिल्स इन द एरिया, सो दैट वी कैन गेट अ एडिक्वेट पावर अमाउंट, सो दैट वी कैन easily get the power that we need, or for the area for what we want to supply the power. जिस एरिया के लिए हमें पावर सप्लाई करनी है उसके लिए भी वो
एडुकेट पावर मिल पाए, उसके लिए हमें काफी ज्यादा सारे विंड मिल्स लगाने पड़ते हैं। कभी देखा है क्या एक आध विंड मिल लगा के छोड़ दिया? नहीं ना, बहुत सारे लगाने पड़ते हैं ना, बिकॉज पर विंड मिल कन्वर्जन ऑफ एनर्जी काफी कम होता है, वो हमें उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते, सो कॉस्टली फिर से थोड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं देखो सोलर एनर्जी के बारे में, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड द मोस्ट expand topics also, one of the most expand topics of the chapter also. It is basically the heart of the chapter. सोलर एनर्जी से मान लो तुम्हारे एग्जाम्स में अगर इस चैप्टर में से किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, सोलर एनर्जी से सबसे ज्यादा होती है ना। और इसके बारे में तुम्हें पता भी होना चाहिए, बिकॉज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, यानी कि जो अभी अभी यूज होना शुरू हुआ उसमें एक जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है वो सोलर एनर्जी ही कंट्रीब्यूट करती है। द magnitude that solar energy contributes is much more than any other form of energy. Now we come to the topic that how we can obtain the solar energy. So as the word implies solar, so we can say that the energy is derived from the sun. Energy जो है कहाँ से derive हो रही है भाई? sun से हो रही है। So sun is what? The prime source of energy, and sun is called the ultimate source of energy because it is always there, spending an amount of energy to earth every time and everywhere, and we are not able to utilize it. We are only able to utilize the 1% amount of the total solar energy we receive. समझ में आई बात? तो सोचो उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। हम 1% यूटिलाइज कर पाते हैं बस जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हमें मिलती है उसका। तो अगर हम उस 1% से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए तो सोचो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड जो है सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा रहता है। तो इट इज व्हाट, इससे कि उससे पहले एक टर्म आती है सोलर कांस्टेंट। उससे पहले क्या एक टर्म आती है भाई? सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है भाई? देखते हैं, उस बारे में कोशिश करते हैं समझने की। सो सोलर कांस्टेंट इज व्हाट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय अ area that is perpendicular to the direction of sun rays is called solar energy, and it is calculated per second। एक एरिया को कितनी एनर्जी मिल पा रही है सोलर एनर्जी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या? सोलर कांस्टेंट। मतलब क्या है देखो, इफ सन रेज आर कमिंग फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, this is our friendly neighborhood sun. So sun rays are coming in this direction and they are falling perpendicular on a square area of 1 meter square. तो 1 meter square के एरिया पे वो perpendicularly गिर रही हैं। So they are falling perpendicularly on the area of 1 meter square. तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली कि जब ये 1 meter square के एरिया पे ये सन रेज गिर रही हैं perpendicularly, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एनर्जी रिसीव्ड बाय द पर मीटर स्क्वायर एरिया in 1 second is called the solar constant, that is generally kept as in calculated as 1.4 किलोजूल मीटर पर मीटर स्क्वायर होता है। या अब ये देखो यार 1.4 किलोजूल कितना कम है, कार्बन बेस्ड में 33 किलोजूल है, उसमें हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल में ये 150 किलोजूल है पर ग्राम। बट here in case of the solar energy it is very less as compared to 33, it is just 1.4 and it is just 150 as it is just 1.4 when compared to the 150 kilojoules of energy। समझ में आई बात? अब यार यहाँ पे 1.4 किलो जूल है और यहाँ पे 150 किलो जूल, तो सोचिए कितनी कम है। बट यहाँ पे एक एडवांटेज हमारे पास क्या है, दैट वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग दिस 1.4 किलो जूल पर सेकेंड।
थ्रू आउट द डे ये रिसीव कर रहा है 1.4 किलो जूल्स. अब थ्रू आउट द डे परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, बट स्लांटिंग रेज भी आएंगी एट एन इंक्लिनेशन. रेज विल ऑल्सो कम, that will give a less amount of energy, but even if it is there for 1 hour, we will get 60 into 1.4, 60 into 1.4, that will come out to be approximately around 90 kilojoules per hour. So 90 kilojoules per hour when we are not doing anything, we are not burning any fuel, we are not doing anything, we are just putting something out there to receive the solar energy, then it can receive roughly 90 kilojoules of energy per hour. And throughout the day, 24 into 90, it can receive 2160 kilojoules पर डे. तो सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है. बट यहाँ पे एक पेक्युलरिटी ये है कि यार जो सन है वो 24 के 24 घंटे थोड़े रहेगा. ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स ही जो है इफेक्टिव आवर्स रहते हैं जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वो रिसीव कर सके. तो इफ दिस दैट इज 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में यार करीब 900 किलो जूल्स तो बहुत ज़्यादा है तो नहीं, बट फिर भी यहाँ हमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. पर ये क्या है, पर मीटर स्क्वायर. अगर मैं उसका एरिया ही बढ़ा दूँ तब तो मैं कर सकता हूँ ना, और ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकता हूँ ना. अगर एरिया बढ़ा दो तो उतना ही एनर्जी और यूज़ कर सकते हैं. तो यानी कि सोलर पैनल्स जितने ज़्यादा लगाऊंगा वो उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे. तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि हमारे पास एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी सोलर एनर्जी के लिए, दैट्स व्हाई ऑन द प्लैनेट वी कैन ओनली यूटिलाइज अराउंड 1% ऑफ द सोलर एनर्जी एंड रेस्ट 99% इज वेस्टेड, ऑलमोस्ट वेस्टेड. समझ में आई बात. 100% तो चलो नहीं कर पाएंगे, बट अगर हमने उसका 10% भी कर लिया ना, तो वी कैन से दैट वी विल हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लाइटन अप अ सोसाइटी. एक सोसाइटी को इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है काफ़ी स्कीम्स चलाती हैं इसके लिए, जैसे दैट दे आर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू फैमिलीज फॉर हाउस होल्ड कनेक्शन ऑफ सोलर पैनल्स. तो जो सोलर पैनल्स का हाउस होल्ड कनेक्शन है उसके लिए भी वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि अराउंड 25% to 30% subsidy they give to the installers of the people who install. Like if I have to install a solar panel or a solar power plant in my home, I will call up the installer to install it, and the government will give me around 25% to 30% of the total cash cost incurred by me. That is, if अराउंड 10 lakhs खर्चा आता है एक सोलर पैनल जैसा होम बनवाने में, तो मुझे करीब 7 to 7.5 lakhs का ही पड़ेगा, बिकॉज रेस्ट अमाउंट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट विल गिव मी सब्सिडी. तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंकरेज कर रही है, ये अच्छी बात है, बट फिर भी ये काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है इसका इंस्टॉलेशन. तुम देखो तो पर्सनल लेवल पे स्पेंडिंग 7 lakhs इज वेरी मच. यार कई लोग सैलरी नहीं होती, कई बार लोगों की 7,000 तक सैलरी नहीं होती, तो स्पेंडिंग 7 lakhs फॉर इंस्टॉलेशन इज वेरी मच. बट इन द लॉन्ग रन, इफ इट रन्स फॉर in the long run you have to never pay electricity bill if you install it at once. So करीब साल का करीब 50 to 60,000 भी वहाँ पे हम सेव कर सकते हैं. So around in 10 years we will get around what is the cost of the electrical energy. But yes, installing once a 7 lakh investment is very much. So it is one of the major disadvantages of solar energy, that installation cost for utilizing or reaping the benefits of solar energy is much more. So now let's talk about the devices that we are going to use in the solar energy, or devices which are responsible for solar energy conversion. हमें जहाँ जहाँ सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हमें डिवाइसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सोलर एनर्जी डिवाइसेस आर स्पेसिफिक फॉर यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी एंड दे आर वेरी कॉस्टली. तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं. दैट फर्स्ट ऑफ देम इज द सोलर कुकर. First of one them is the solar cooker. Solar cooker does what? Now solar cooker में क्या होता है? That a solar cooker has a mirror. A plane mirror is installed in this plate, and this mirror constantly reflects the sunlight that it gets to the transparent plates or the heating plates.
नाउ तो इनसाइड द सोलर कुकर्स वी कीप द टिफिन्स. अब यहाँ पे हमने टिफिन्स रख दिए एंड वी जस्ट पॉइंट द मिरर टू द वे द सन इज देयर. तो wherever the sun is present, it will receive the sun rays, and the sun rays will be reflected back to the containers, and the containers will heat up, and then that heat will help it to do what? Then that heat will help this to make the food inside it. अगर मैं इसमें कच्ची दाल डाल दूं तो दाल उबल जाएगी. यस, और सब्जी डाल दूं तो सब्जी भी उबल जाएगी. तो बेसिकली हम इसको उबालने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी काफी है, क्योंकि पहले तो अगर सनरेज जो है रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो उसका टेम्परेचर एक सफिशिएंट अमाउंट तक इंक्रीज होने में भी काफी टाइम लग जाएगा. एक सफिशिएंट अमाउंट तक टेम्परेचर इंक्रीज होने में भी काफी टाइम लग जाएगा. सो द it is very slow process. Okay, you now get that it's a very slow process, and it is very limited also कि हम इसमें से वो चीज़ों को एक टाइम को उबाल सकते हैं. चावल उबाल सकते हैं, सब्जी उबाल सकते हैं, और दाल वगैरह we can boil the things, but it is giving something that is at no cost. सोलर कुकर का एक खरीदने का कॉस्ट है हमारे पास, उसके अलावा हमें कोई भी कॉस्टिंग कर नहीं करना है. एंड द डिजाइन इज मेड इफेक्टिव बाय द यूज ऑफ ब्लैक कलर. एज यू ऑलमोस्ट नो दैट ब्लैक इज द more color that absorbs the more heat. The most amount of heat is absorbed by the black color. So it is painted pitch black so that it can retain the amount of energy or the sunlight or the heat for the maximum amount of time. तो यहाँ तो ये हो गया भैया पहला सोलर डिवाइस हमारा, सोलर कुकर किस तरह से काम कर रहा है. Now this is a solar water heater, and the design is much more similar to the solar cooker, that it has a glass wall which entraps the sunlight. Sunlight क्या कर रहा है भाई? heat glass क्या कर रहा है? Sunlight को trap कर रहा है, just as the greenhouse fact that it stores the energy inside the greenhouse so that plants can get energy in the night time also. So ये जो ग्लास है वो हीट को अब्सॉर्ब करता है ज्यादा, और अंदर की हीट को बढ़ा देता है, अंदर की सनलाइट को बढ़ा देता है. तो मैकेनिज्म जो काम करता है वो ये होता है कि द कोल्ड वाटर goes inside this, and this is under constant temperature under a glass. एक ग्लास बॉक्स है जिसके अंदर कांस्टेंट हाई टेम्परेचर के अंदर इसको सब्जेक्ट कर रखा हमने. इट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट हाई टेम्परेचर अंडर इट सेल्फ. और ये जो अंडर कांस्टेंट हाई टेम्परेचर हमने इसको सब्जेक्ट कर रखा है, it is subjected to constant high temperature inside, and this cold water when subject to very high temperature inside, it gets hot due to the sunlight or the excessive sunlight it gets, or the excessive heat it gets hot, and this hot water is received by us again in this same tank. So the sunlight basically heats up the tubes whenever they are inside the glass, and we get the hot water which is hottened by the natural sunlight or the natural processes by the sunlight. हमने वाटर को हॉट कर लिया. क्या हुआ यहाँ पे? कोल्ड वाटर गया, ग्लास की वजह से अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, और उस ज्यादा की वजह से पानी गर्म हो गया उस टेम्परेचर की वजह से इनसाइड द ट्यूब्स, and the hot water was again deposited into the tank, and the hot water that was deposited into the tank was again utilized by us by the tap, through the tap, to be used for further purposes. Now here there is one thing specific about the design of the solar water heater, that it is continuously bent. Why? Because to increase the surface area. अगर मैं इसको सीधा बना दूं, then water should have been there for a limited amount of time. कम टाइम रहता, कम हीट होता, but as we all know that solar heating is a very slow process, तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए हीट होने के लिए. So to increase the time, we have to increase the surface area. So it is there for a long time. If we go through the tubes like this, bent tubes जो है इनको बोलेंगे U tubes या bent tubes. So inside the bent tubes, if they are shaped like this, the water is in there for a longer period of time, and in this longer period of time it gets hottened very much, and we can
use the hot water that we received as the feedback for our further purposes, and we get to heat up the water without any extra cost, without using any gas or anything else. So after solar water heater and solar cookers, we have one more device, that is solar cell. Now solar cell is what? It is a direct storage of solar energy which stores the solar energy in form of chemical energy. इसको हम ये भी बोलते हैं, हम इसको पीवी सेल भी बोलते हैं, पीवी फॉर फोटो वोल्टेक. We call it PV cell or the photovoltaic cell for our sufficientness for, because ये क्या कर रहा है? Photonic energy or the sunlight or the light energy basically, that is it is converting that energy to storing that energy in the form of chemical energy. Cells क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टोरेज का. किसकी स्टोरेज का? सोलर एनर्जी का. तो सोलर एनर्जी जब सोलर सेल्स पे सोलर पैनल्स पे पड़ती है, सोलर पैनल्स तो सबने देखे ही होंगे. सोलर पैनल पे सोलर एनर्जी जब पड़ती है, इट रिसीव्स द सोलर एनर्जी एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द सेल्स इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी की फॉर्म में हम उसको वहां स्टोर कर लेते हैं, और दैट स्टोर्ड एनर्जी इज अगेन यूटिलाइज्ड बाय अस later in the day, or later for the later time being we store it. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सबसे एफिशिएंट मेथड है सोलर एनर्जी को यूज़ करने का, क्योंकि जितने ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकता हूँ उतने ज़्यादा सोलर एनर्जी में यूज़ कर सकता हूँ, और उतनी ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है सोलर सेल्स के अंदर स्टोर कर लूँगा. ठीक है. थर्मल एनर्जी छोड़ दो, एनर्जी फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर में कुछ है. सो यहां पे हम एक बार को बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी. तो सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है रिन्यूएबल, पॉल्यूशन फ्री, बेसिक, द मोस्ट बेसिक. क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ये बेसिक सारे एडवांटेजेस जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एडवांटेजेस है. रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री है, हर कोने पे दिन तो होता ही है यार अर्थ के, अवेलेबल, एवरीवेयर, हर कहीं हमें ये चीज अवेलेबल है. इट इज अवेलेबल टू अस एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पे हम इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. देन बट सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फिर क्या है? सोलर कांस्टेंट हमने देखा काफी कम होता है. तो ड्यू टू लो सोलर कांस्टेंट we need to use expanded apparatus, and that expanded apparatus cost us very much. कॉस्ट हमने बात की ही सही, कितनी ज़्यादा हो रही है भाई. और फिर एडवांटेजेस यही हैं. और सोलर सेल्स का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या था कि वो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के बाद हमें उसे कहीं भी यूज़ करने की पूरी फ्रीडम देता है. Now after studying all the viable options for energy, we come to the sources of energy which are available to us, but we treat it like waste.
So basically when we use those waste materials to convert them to energy, तो तब हम उसे बोलेंगे बायोमास एनर्जी। जैसे देखो यार, लीफ ऑफ अ प्लांट है, तो यार लीफ है, अब गिर गई, पीली पत्तियों के गिर के सूख गई, बट उसके अंदर अभी भी क्या है, केमिकल एनर्जी है, इट हैज केमिकल एनर्जी। गोबर हुआ गाय का, उसके अंदर अभी भी केमिकल एनर्जी है, तो उस तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी, बिकॉज वी आर गेटिंग दोज फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से ही तो आएगा यार, गाय का गोबर कहाँ से, गाय से आया, गाय क्या लिविंग बीइंग है, प्लांट के तीस लीव्स कहाँ से है, उससे आया, और उनके जो डेड रिमेन्स हैं उसको भी हम इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्टोरिंग एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को जो है हम जब यूटिलाइज कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं बायोमास एनर्जी। तो इसका जो बेसिक कंपोनेंट्स है ना इसके अंदर, तो वो होते हैं कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, सिंस इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल ही है क्योंकि हम कोई पोल्यूशन भी नहीं करते इससे ज़्यादा, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है कि किसी जिंदा जानवर को मार के हम ज़बरदस्ती उसको बायोमास बनाए, एक आदमी को बायोमास के फॉर्म में यूज़ करना फायदेमंद तो नहीं है ना। तो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। तो बायोमास का कंपोनेंट क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और देयर एक्सक्रीटा लाइक कैटल डंग, गाय का गोबर, और द काउ केक जिसे कहते हैं, या डंग केक जिसे कहते हैं। गोबर के ऊपर से डायरेक्ट बाफले बनते हुए देखे हैं कभी, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, गोबर को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो भी एक तरह का क्या है, बायोफ्यूल है, बायोमास फ्यूल है, या बायोमास एनर्जी आ रही है उससे, क्योंकि वो काई से बना है भाई, गाय के गोबर से। तो यहाँ पे हम एक्चुअली करते क्या है, this whole process is done through that slurry is made, slurry components plus water, we have components plus water। अब यहाँ components में हमारे पास बहुत चीजें आती हैं, हम इसको अब करते क्या है, we make the slurry and we feed it to the feeder tank or the slurry tank। in that feeder tank or the slurry tank, that slurry is being fermented throughout। throughout क्या हो रहा है, एक फीडर टैंक है, यहाँ पे फीडर टैंक है, तो फीडर टैंक में क्या हो रहा है, स्लरी जो हमने रख दी है इस तरह से, वो कॉन्स्टेंटली इस तरह से यहाँ पे फर्मेंट होएगी। अब कॉन्स्टेंटली यहाँ गिर के वो स्लरी फर्मेंट होगी। अब दैट विल गो कांस्टेंट अंडर कांस्टेंट फर्मेंटेशन बाय द एनारोबिक बैक्टीरियाज। क्या एक टर्म आती है तुम्हारे सामने, एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो कॉन्स्टेंटली उस पर काम करेंगे, या और वो किस में काम करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो कॉन्स्टेंटली एनारोबिक बैक्टीरिया उस पर काम करेंगे। और जो ये काम होगा ना एनारोबिक बैक्टीरियाज का, ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा और फर्मेंटेशन विल कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस, और इस प्रोग्रेशन का जो रिजल्ट होगा इन द एंड हमें क्या मिलेगी, बायोगैस मिलेगी, दैट विल कलेक्ट थ्रू द बायोगैस चैम्बर। अब यहाँ पे हमने एक सेपरेट टैंक बनाया होगा उसके लिए, जहाँ पे बायोगैस विल गेट एक्यूमुलेटेड एंड दैट एक्यूमुलेटेड बायोगैस विल अगेन बी यूटिलाइज्ड बाय अस इन द फॉर्म ऑफ बायोफ्यूल और द बायोमास एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली जो जानवर मर गए थे, जो पेड़ मर गए थे, जिनकी पत्तियां झड़ गई थी, उनसे हमने एनर्जी यूज कर लिया। अब हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन गैस होता है, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एंड एज वी कैन सी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वेरी वेरी मच। तो इतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से वी कैन कॉन्स्टेंटली यूज बायोगैस, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, काफी ज्यादा है, बट वी कांट यूज इट डेली। अब हम उसको डेली नहीं यूज कर सकते। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, स्लरी टैंक से स्लरी हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन के बाद ये पूरा हिस्सा चला गया, जो वेस्ट था वो आ गया इन द ओवरफ्लो टैंक। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना सकता बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो यहाँ पे लग गया होगा शुरू में। अब तुम ये देख लो कि
ओवरफ्लो टैंक में पूरा वेस्ट मटेरियल आ गया होगा, जो कि एक एम्प्टी करने के लिए हमने उसमें पाइप लगा रखा होगा, वहां से सारा वेस्ट उसमें गिर गिर के उससे एम्प्टी हो जाएगा एंड द बायोगैस विल बी कलेक्टेड इन अ होस। कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा बीच में इस तरह सा, यहाँ पे बायोगैस विल गेट कलेक्टेड और एक्यूमुलेटेड, और इसको हम फिर यूज कर लेंगे इस तरह से आउटलेट देके, उस बायोगैस को जहां यूज करना चाहे कर लेंगे। अब इसका डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है ना, इसमें ना तो कॉस्ट आ रही है ज्यादा, है ना, तो इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात ही कर लेते हैं एक बार डिटेल में, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवांटेजेस की ही हम एक बार को बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है? नो रनिंग कॉस्ट, यहाँ पे एक नई चीज आती है भाई, नो रनिंग कॉस्ट। वाई? बिकॉज वी आर वॉट वी आर यूजिंग इज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ की गिरी हुई पत्तियां, मरे हुए जानवर। अब जैसे किसी ने मुर्गी, सम पीपल परचेज बॉयलर्स एंड ईट द बॉयलर्स और द हैंस, सो जो हैंस के उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली किसमें? बायोमास में। तो इट हैज बेसिकली नो रनिंग कॉस्ट, इसको रन करने का कोई कॉस्ट नहीं है। एडवांटेजेस, cheaper to build, it is also cheaper to build a biogas chamber, चेम्बर के बायोगैस का चेम्बर बनाना भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बट जो डिसएडवांटेज है इसका, कि बायोगैस जो है ना बायोमास से काफी कम कन्वर्ट हो पाती है, तो इट हैज पुअर कन्वर्जन रेट, it has what? Poor conversion rate, that is less of the biogas that we get is in very less proportion as compared to the ratio of the biogas to biomass used is very less. तो due to this low conversion rate it is not that effective as a fuel। और जो constant इसमें काम हो रहा है वहां आती है भैया बदबू, पंजेंट स्मेल कॉन्स्टेंटली आती है। पंजेंट स्मेल मतलब होता है बदबू, तो we are constantly getting a pungent smell out of the place where we are going to produce biomass। So in that pungent smell, due to the pungent smell, the working conditions are not too good for anyone to work there, but biogas is very cheap। तो pungent smell आ रही है, और presence of bacteria। Now in any form of energy that we studied till now, this is the only where we use cow dung and various other manures, they must have any bacteria and viruses on them। तो प्रिकॉशन जो है थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, और ख़तरा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सा बढ़ जाता है, बट इतना नहीं बढ़ता है, इतना डेडली भी नहीं होता है काम, बट फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर एक बढ़ जाता है। अब इस लेक्चर में हमने देखो क्या क्या बात कर ली, हमने थर्मल एनर्जी के बारे में जान लिया कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स में उनको यूज करते हैं। हमने फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात की, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह से वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। देन द काइनेटिक एनर्जी इन द मूविंग विंड और द मूविंग स्टॉर्म्स को हमने विंड मिल के थ्रू कन्वर्ट करके हमने उसको विंड एनर्जी की तरह यूज कर लिया। और विंड एनर्जी के बाद हमने देखा कि सोलर एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ द सन दैट वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग, सो हाउ वी यूज दैट टू आवर पर्पसेस। एंड देन फाइनली वी स्टडीज अबाउट द बायोमास। तो हमने आज काफी कुछ पढ़ा, इनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम है, एंड दीज आर ऑल द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये फ्यूचर का वायबल ऑप्शन है। थोड़ा सा सोचो यार, पेट्रोल डीजल इन सबसे पोल्यूशन हो रहा है, तो फ्यूचर के ऑप्शंस क्या है जहां से लेस पोल्यूशन होगा? लेस पोल्यूशन होगा तो काम थोड़ा अच्छा चलेगा ना, पोल्यूशन किसको पसंद है ना। तो यहाँ तक इसके बारे में थोड़ा सोचो। और हम आगे दो टॉपिक्स बचे हैं, एक बचा है ओशियन थर्मल एनर्जी और दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। इनके बारे में हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे, और ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और समझने वाले हैं, है ना। वो थोड़े टॉपिक्स जो है थोड़ा एक्सप्लेनेशन है उनमें थोड़ा ज़्यादा, और हम उनकी बात अभी अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।